हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिनिकल रिसर्च हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस हिस्ट्री सीरीज का पर्पस है कि आपको क्लिनिकल रिसर्च के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और माइलस्टोन्स के बारे में बताना है। ये माइलस्टोन समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर आज की करंटली गाइडलाइंस है, जो मेडिकल रिसर्च फील्ड है जो इन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड है। और ऐसा क्या हुआ कि जिसके वजह से गाइडलाइंस आई, तो वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। So please stay tuned for this series and don't forget to like, share and subscribe this channel. So let's start the video. So we'll start this video with very interesting and infamous the Nazi doctor trial which led to the formation of Nuremberg Code. So let's see what is this. So the Nazi human experimentation, जैसा कि आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जो हिटलर की नाजी पार्टी पावर में आई, तो उस टाइम पे बहुत सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो नाजी जर्मनी में जो जर्मन फिजिशियंस है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट यूथनेशिया स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट में जो प्रिजनर्स होते हैं और जो जूइश पीपल है या फिर कोई अदर कास्ट और क्रीड के पीपल को जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा जाता था, तो उन पे तरह तरह के मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते थे। ये मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन होते थे कि सी वाटर उनको दिया जाता था कि कितना आप सह सकते हो, या फिर हाई एल्टीट्यूड, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस, या फिर बोन ट्रांसप्लांटेशन, किसी का भी बोन निकाल के अगर किसी और को लगाओगे तो ऑर्गन रिजेक्शन होता है या नहीं, या फिर स्टेरिलाइजेशन, या फिर टाइफस फीवर, या फिर पॉइजन कॉन्सेंट्रेशन और पॉइजन बुलेट्स इंट्रोड्यूस किए जाते थे। एंड दीज एक्सपेरिमेंट्स वर हाईली क्रूअल एंड हाईली इलीगल। तो इसके वजह से आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड ऑन December 9, 1946 एक मिलिट्री ट्राइब्यूनल बैठा था जहां पे 23 लीडिंग जर्मन फिजिशियन जो कि हेड थे इस प्रोजेक्ट के, तो उन पे वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस लगे थे। वॉर क्राइम्स तो है ही जर्मनी पे वर्ल्ड वॉर 2 के कारण, लेकिन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस मेडिकल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के कारण ह्यूमैनिटी पे जो सफरिंग हुई है, तो उसकी एक ट्रायल बैठी थी। एंड दिस वॉज अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट एज दे रिकग्नाइज्ड, मतलब मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन की भी क्या क्या हद हो सकती है और ये क्राइम हो सकता है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। सो लेट्स सी इस ट्रायल के क्या नतीजे आए थे। जैसा कि आप देख सकते हो, दीज आर द फोटोज of that trial, the Nuremberg trial, and these are the people accused. As you can see in one of these photos, this is a German physician of the Nazi era who's been accused of all the war crimes and more importantly the crimes against humanity. तो इस ट्रायल के बाद इन पे क्या क्या इल्ज़ाम लगे और इसका क्या क्या नतीजा निकला आफ्टर दिस ट्रायल, लेट्स सी। तो न्यूरेमबर्ग ट्रायल का वर्डिक्ट क्या था? तो 85 विटनेसेस और 1417 डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद एक जजमेंट पास किया गया ऑन August 19, 1947, और उसके ऊपर डिसाइड किया गया कि 23 अक्यूज जो है उनमें से 7 अक्यूज को कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी विच इज डेथ। 9 जो उसमें अक्यूज है उन पर प्रिजन टर्म का सेंटेंस हुआ और 7 वर फाउंड नॉट गिल्टी। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे वर नाजी तो उनको ये किया, बेस्ड ऑन द फैक्चुअल एविडेंसेस पीपल वर पनिश्ड एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोड। मतलब अगर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, नाजी ने जो किया वो गलत ही था, लेकिन ऐसा दुनिया में किसी अदर कोने में ना हो, उसके कारण एक गाइडलाइन और एक कोड लाना जरूरी था एट अ ग्लोबल स्टेज, एंड दिस इज अ ग्लोबल इवेंट। तो उसके कारण इस जजमेंट के बेसिस पर एक 10 पॉइंट स्टैंडर्ड या फिर न्यूरेमबर्ग कोड जिसे हम कहेंगे, क्योंकि ये ट्रायल न्यूरेमबर्ग में हुई थी विच इज इन जर्मनी, सो उसके कारण एक कोड लाया गया जिसे हम कहते हैं न्यूरेमबर्ग कोड। ये कोड हमारे लिए और क्लिनिकल रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस लेट द फाउंडेशन, ये बेस फॉर्म करता है जिसके कारण आज के हम एथिक्स या फिर क्लिनिकल रिसर्च के रूल्स और गाइडलाइंस डिसाइड करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस कोड। So these are 10 points which came from Nuremberg Code. Nuremberg के रिजल्ट के बेसिस पर, ट्रायल के वर्डिक्ट पे बेसिस पर एक ग्लोबल बॉडी ने डिसाइड किया कि हमें एक डायरेक्शन चाहिए, कोई कोड चाहिए जिसके बेसिस पर हम ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन को रेगुलेट कर सके, और ये है वो 10 पॉइंट। अगर हम देखें तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन अ ह्यूमन ट्रायल द वॉलंटरी कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। मतलब आप किसी के इजाजत के बगैर उन पे कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सके, जो कि नाजी जर्मनी में होता था। सेकेंड इज द एक्सपेरिमेंटेशन रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शुड बी गुड फॉर द सोसाइटी।
यानी अगर उसकी ज़रूरत है और वो सोसाइटी के लिए अच्छा है तो ही हम एक्सपेरिमेंट उन पे करेंगे और उनके रिजल्ट्स पे वो प्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो और सोसाइटी को फ़ायदा नहीं है, लेकिन इट कैन बी क्रूअल, सो यू कैंट डू दैट एनी मोर। थर्ड इज द एंटिसिपेटेड रिजल्ट शुड जस्टिफाई द एक्सपेरिमेंट, यानी आप जो एक्सपेरिमेंट करते हो वो इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि सोसाइटी को बेनिफिट करो और उसके रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज टू अवॉइड ऑल अननेसेसरी फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेडिकल साइंस के नाम पर किसी को टॉर्चर कर रहे हो या फिर मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो। फिफ्थ पॉइंट वुड बी नो एक्सपेरिमेंटेशन वुड बी कंसिडर्ड इफ देर इज अ चांस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी। तो ऐसा आप कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहे हो कि हम इसको पॉइजन दे देंगे और देखते हैं ये मरता है या नहीं, विच इज ऑब्वियस। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन जिसमें डेथ और डिसेबिलिटी के चांस है तो वो हमें नहीं करना है। नेक्स्ट वुड बी टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द सब्जेक्ट। अगर कोई मेडिकेशन, दवाई या कोई टेक्निक इज क्रिटिकल बट अगर उसमें रिस्क ज़्यादा है तो हमें रिस्क सबसे कम करना होगा और फिर ही हम उसका एक्सपेरिमेंटेशन या ट्रायल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी प्रॉपर प्रिपरेशन एंड फैसिलिटीज टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट। जो एक्सपेरिमेंटेशन में हम सब्जेक्ट लेते हैं तो उनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स और फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं कि हमने एक्सपेरिमेंटर उसमें कर दिया और उनको कोई फैसिलिटी या मेडिकल एड नहीं मिली। सो दैट वाज इंक्लूडेड इन दिस कोड। नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंट शुड कंडक्ट ओनली बाय क्वालिफाइड पर्सन्स। तो जो क्वालिफाइड पर्सन साइंटिस्ट और डॉक्टर है जो उनको एक्सपेरिमेंटेशन के पता है और वही इस एक्सपेरिमेंटेशन को लीड कर सकते हैं कि जिनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दे शुड बी क्वालिफाइड। नेक्स्ट वुड बी द सब्जेक्ट कैन विड्रॉ एट एनी टाइम। दिस इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन में अगर पहले आप एनरोल करते हो तो इट वॉज नॉट अलाउड टू विड्रॉ। तो इस कोड के कारण ऐसा हुआ कि सब्जेक्ट कभी भी विड्रॉ कर सकता है और आप उसको रोक नहीं सकते, विच इज अ वेरी ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स। Next would be the treatment or the experiment should terminate if the results are known with the best judgment। अगर किसी एक्सपेरिमेंटेशन का रिजल्ट अगर हमको जल्दी पता चलता है तो वो ट्रायल उसके बाद शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अननेसेसरीली किसी को रिस्क में नहीं डाल सकते। और ये सारे 10 पॉइंट्स अगर आप पॉज करके देखोगे तो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट इन द मेडिकल रिसर्च हिस्ट्री एज वेल एज क्लिनिकल रिसर्च हिस्ट्री, जिसके कारण हमें पता चला कि क्लिनिकल रिसर्च में हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस न्यूरेमबर्ग कोड के क्या इंपैक्ट हुए, क्या पता चलता है हमें इस न्यूरेमबर्ग कोड के कारण और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो इस कोड के कारण जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन है और ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स है तो उनको एक वॉलंटरी कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट हो गया। द वर्ड वॉलंटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैनॉट फोर्स एनीवन। तो आप प्रिजनर्स को नहीं यूज कर सकते हो और आप किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो फॉर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन और एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विच इन नाजी जर्मनी वॉज हैपनिंग। अगला पॉइंट है कि जो रिसर्च के आउटकम है, जो ट्रायल के आउटकम है, तो वो बेनिफिशियल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी पर क्रूल एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो और रिसर्च का जो प्रोटोकॉल है, जो मेथड है जिस पे रिसर्च बेस्ड है, वो साइंटिफिकली साउंड होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी थियोरी लेके आके उन पे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते, आपको साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए जिसके कारण हम रिस्क मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट इज फ्री टू विड्रॉ फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में अगर पार्टिसिपेंट को सेफ नहीं लगता तो उसने उसके बाहर आने की उसको मतलब एक राइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको फोर्स कर रहे हो कि स्टे इन दिस एक्सपेरिमेंट, और अगर वो बाहर आता है तो उसके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं होने चाहिए। दिस इज वेरी क्रिटिकल कि आप किसी को फोर्स या टॉर्चर नहीं कर सकते या कोई दबाव नहीं ला सकते। और इस न्यूरेमबर्ग कोड के कारण ये पूरे वर्ल्ड को पता चला और जो फेटल आउटकम्स होते थे और रिसर्चर्स पे ऑब्लिगेशन बढ़ गए कि आप इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस न्यूरेमबर्ग कोड की वजह से हुई कि जो इन्फॉर्म कंसेंट आज की प्रोसीजर है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है सब्जेक्ट को और उसी के बेसिस पर आप ट्रायल में उसको पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो पहले ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन न्यूरेमबर्ग कोड के कारण इन्फॉर्म कंसेंट जैसी कंसेप्ट आई। मतलब न्यूरेमबर्ग कोड की वजह से नहीं आई, वो इन्फॉर्म कंसेंट बाद में आया, लेकिन इन्फॉर्म कंसेंट कैसा होना चाहिए ये हमें न्यूरेमबर्ग कोड ने बताया। सो दिस वॉज वेरी क्रिटिकल outcome of the Nuremberg Code, which is a very historical moment.
सो ये है इस वीडियो का। इस वीडियो में हमने शॉर्ट में देखा कि न्यूरेमबर्ग कोड क्या होता है और उसके कारण क्या क्या करंट मेडिकल रिसर्च और टर्मिनोलॉजीज और इम्पैक्ट आया करंट क्लिनिकल रिसर्च में। और प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लिनिकल रिसर्च के हिस्टोरिकल इवेंट्स लेके आऊँगा जिसके कारण आपको पता चलेगा कि करंट एक्सपेरिमेंटेशन कैसा होता है और क्या इंपॉर्टेंस होती है। So this is the end of this video. This is me, Saurav, signing off. Thank you.